पृथक विदर्भ के लिए एक बार फिर से विदर्भवादी अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। अमरावती में जय विदर्भ पार्टी द्वारा आयोजित पत्र परिषद में पार्टी के संस्थापक राम नेवले ने कहा कि विदर्भ के सर्वांगीण विकास के लिए विदर्भ को स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करते हुए सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में उन्होंने नागरिकों से भी पूरा सहयोग करने की अपील की है। जय विदर्भ पार्टीची स्थापना या ठिकाणी झालेली आहे। विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने आजपर्यंत बरेचसे आंदोलनं केले। स्वतंत्र विदर्भासाठी विदर्भ राज्य आंदोलन समिती गेल्या 8-10 वर्षापासून लढते आहे। त्याच आंदोलन समितीचं एक राजनीतिक व्यासपीठ असावं, निवडणुका लढण्यासाठी सुद्धा त्याचं एक व्यासपीठ असावं म्हणून जय विदर्भ पार्टीची स्थापना करण्यात आलेली आहे। आणि यापुढच्या ज्या काही येत्या निवडणुका आहेत, कॉर्पोरेशनच्या असेल, महानगरपालिका असेल, जिल्हा परिषद असेल, लोकसभा असेल, तुमच्या विधानसभा असेल, जिथे जिथे निर्णय प्रक्रिया होते अशा सर्व प्रकारच्या निवडणुका जय विदर्भ पार्टी लढणार आहे आणि जोरात लढणार आहे। दुसरी गोष्ट अशी की आपलं जे उद्दिष्ट आहे जय विदर्भ पार्टीचं ते स्वतंत्र विदर्भ राज्य मिळवणे हे प्रथम उद्दिष्ट जय विदर्भ पार्टीचं आहे आणि त्याच्यानुसार ही पार्टी काम करणार आहे। विदर्भामध्ये साधारणतः 10 लाख सदस्य नोंदणीचं आम्ही लक्ष्य घातलेलं आहे। अमरावती जिल्ह्यामध्ये 1 लाख सदस्य नोंदणीचं आम्ही लक्ष्य केलेलं आहे आणि त्याच्यानुसार आजपासून सदस्य नोंदणीसुद्धा या अमरावती जिल्ह्याची सुरू झालेली आहे। किसानों के लिए अक्सर मौसम नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनता है। इस बार भी अमरावती जिले में बारिश की वजह से संतरा के फल को नुकसान हो रहा है। फल पूरी तरह से तैयार होने से पहले ही पेड़ से खराब होकर गिरने लगे हैं। विदर्भ का संतरा सभी जगह प्रसिद्ध है। यहाँ के संतरे का खट्टा मीठा स्वाद छोटे बड़ों से लेकर राज्य के मंत्रियों को भी काफी पसंद है। यहाँ का संतरा सभी को अपने स्वाद से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन संतरा के लिए प्रसिद्ध अमरावती जिले के संतरा उत्पादक किसान लगातार चौथे साल संकट में हैं। संतरे के फल के बाग में बारिश की वजह से पानी लगने से पेड़ पर लगे फल खराब होकर गिरने लगे हैं। अमरावती जिले में सितंबर और अक्टूबर के महीने में हुई बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान संतरा के फल बाग को हुआ है। फल के पूरी तरह से तैयार होने के पहले ही खराब होने से किसान काफी चिंतित है। जिस फल को बेचकर किसान लाखों में मुनाफा कमाते हैं, उन्हीं किसानों के सामने अब लागत निकले भीगी या नहीं, ये समस्या आन पड़ी है। अमरावती जिले में सामूहिक प्रयास से कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण होता नजर आ रहा है। अमरावती जिले में कोरोना की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में कोरोना का संक्रमण बहुत ही तेजी से फैला था, लेकिन अब संक्रमण नियंत्रण में है। इस महीने तो अमरावती जिले के ग्रामीण इलाके में केवल 2 संक्रमित मिले हैं, जबकि अमरावती शहर में फिलहाल 5 ही कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। अमरावती जिले के 1589 गाँव कोरोना मुक्त हो चुके हैं। अमरावती जिले में 4 अप्रैल 2021 को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद से लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही गई। हालांकि पिछले 1.5 महीने से कोरोना का संक्रमण नियंत्रण में है। कोरोना काल के दौरान पहली लहर में 7000 मरीज दर्ज किए गए और 150 नागरिकों की मौत हो गई। इसके बाद इस साल डेल्टा प्लस संस्करण के कहर से कोरोना की दूसरी लहर आई, जिससे मार्च और जून 2021 के बीच 70,000 कोरोना के मरीजों के साथ 1200 रोगियों की मौत हो गई। वैसे जुलाई के बाद से संक्रमणों की संख्या में गिरावट आई है और अब सितंबर के बाद से संक्रमण में तेजी से कमी आई है। ग्रामीण इलाके में मरीजों की संख्या तो पहले ही कम हो गई। अब अमरावती शहर में भी संक्रमण कम हुआ है, लेकिन 1-2 मरीज मिलते रहते हैं। वैसे शहर में अब तक के सबसे कम कोरोना के सक्रिय मरीज है। दूसरी लहर में अमरावती जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी थी। इसकी तुलना में अब केवल 5 मरीज ही सक्रिय हैं। कोरोना संक्रमण कम होने से जिले के लिए राहत की बात है। इनमें से 4 मरीज मनपा क्षेत्र के और 1 ग्रामीण क्षेत्र का है। फिलहाल कोरोना अस्पताल में सिर्फ 2 मरीजों का इलाज चल रहा है, क्योंकि 3 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर जिला व स्वास्थ्य प्रशासन ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। अतिरिक्त बेड, ऑक्सीजन बेड, प्रत्येक तहसील में ऑक्सीजन प्लांट वाला अस्पताल, जिला मुख्यालय में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट आदि की मांग प्रशासन द्वारा तैयार की गई है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का कहना है कि एनसीबी जिस तरह से कार्रवाई कर राज्य को बदनाम कर रही है वो उचित नहीं है। अमरावती में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। कारण अंमली पदार्थाच्या संदर्भामध्ये
आज आपलं राज्याचं सुद्धा जे पथक आहे ते पथक मोठ्या प्रमाणामध्ये कारवाई करतात, परंतु छोटी कारवाई एखादी ज्याच्यामध्ये सेलिब्रिटी लोकांना घेऊन, जसं काही या राज्यामध्ये फक्त अंमली पदार्थाशिवाय दुसरं काही चालतच नाही अशा प्रकारचं एक वातावरण निर्माण करण्याचा ज्यावेळेला प्रयत्न होतो, हे बरोबर नाही, हे राज्याच्या दृष्टीनं अतिशय चुकीचं आहे। अमरावती जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर का कहना है कि कोरोना और महंगाई से परेशान होकर युवा और छात्र हार नहीं माने। छिंदवाड़ी में आत्महत्याग्रस्त परिवार से मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बात कही। छिंदवाड़ी में अपने पिता के कर्ज से परेशान होकर 17 वर्षीय किशोरी सेजल जाधव ने आत्महत्या कर ली। सेजल जाधव ने यह कदम इसलिए उठाया कि वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनके माता पिता के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। सेजल जाधव ने सुसाइड नोट में लिखा था कि फसल खराब होने से लगातार कर्जबाजारी और शिक्षा के लिए पिता के पास पैसा नहीं होने की वजह से उसने अपने घर के पंखे से फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर छिंदवाड़ी पहुंची और सेजल जाधव के परिजनों को मिलकर उन्हें मदद करने का निर्देश तहसीलदार को दिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में हालात ज़रूर निराशाजनक है, लेकिन युवाओं को हार नहीं माननी चाहिए और किसी भी हालत में आत्महत्या जैसी कदम नहीं उठाना चाहिए। अतिशय वाईट घडलं, जे काय घडलं ते एखाद्या विद्यार्थ्यांनी असा विचार करावा आणि स्वतःचा जीव संपवावा, हे तर खरोखर धक्का देण्यासारख्या या सगळ्या घटना आहेत। या जाधव कुटुंबियांमध्ये 3 लेकरं यांना आहेत आणि एका लेकरानं आत्महत्या केली। माझ्यातर्फे मी त्यांना खरं आता काय शब्दात आपण किती समजावू शकतो, पण त्या दोन्ही जी पोरं आहेत त्यांचं पालकत्व त्या ठिकाणी मी आणि आम्ही मिळून घेतलेलं आहे। त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च दोघांचा आम्ही करू आणि एक जी मुलगी आहे तिचं जान्हवी म्हणून, त्या सेजलची लहान बहीण, तिचं लग्नाचाही खर्च आम्ही करू। पण विद्यार्थ्यांमध्ये या सगळ्या घटना घडतायत हे समाजासाठी चांगलं नाही आहे आणि आत्महत्या करण्याचं धाडस कसे करतात, का करतात, एवढं डिप्रेशन, तर कुठेतरी कोविडमुळे हे सगळं घडतंय का हाही विषय विचार मनामध्ये येतो। पण जे काय घडलं ते अतिशय वेदनादायक आणि दुःखदायक घडलं। अमरावती परिक्षेत्र और अमरावती शहर आयुक्तालय अंतर्गत कानून और सुरक्षा का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की अध्यक्षता में अमरावती जिला पुलिस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को आपातकालीन स्थिति में तत्काल सेवा देने का आह्वान किया। बैठक में महिला व बाल विकास मंत्री और अमरावती की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर भी उपस्थित थी। बैठक में अमरावती पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल, अकोला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, यवतमाल पुलिस अधीक्षक दिलीप भुजबल पाटिल, बुल्ढाना पुलिस अधीक्षक अरविंद वावरिया, वाशिम पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशिकांत सातव के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। आतापर्यंत सर आमच्या 65% कनेक्शन रेट आहे आणि स्टेट ॲव्हरेज सर 33% आहे। इस दौरान सभी शहरों की बैठक में विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना और आयुक्तालय स्तरीय बैठक में पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने कामकाज की जानकारी दी। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि राज्य के कानून व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस की टीम को बल प्रदान करने के लिए क्राइम डिटेक्शन को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रमुख योगदान है। उन्होंने कहा कि राज्य में नागरिकों को इमरजेंसी स्थिति में तत्काल सेवा उपलब्ध कराने के लिए 112 डायल सेवा जल्दी ही शुरू की जाएगी। आपल्या दैनंदिन कामकाजाच्या बरोबरच आपण अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे आणि अधिक प्रयत्न करत असताना शेवटचा जो माणूस आहे, सामान्य माणूस, जो आमच्या पोलीस स्टेशनमध्ये त्याची अडचण घेऊन किंवा तक्रार घेऊन येईल, त्याला एक सन्मानाची आदराची वागणूक मिळाली, त्याचं म्हणणं समजून घेतलं, एखादं सिव्हिल मॅटर असेल नाही तर एखादं क्रिमिनल मॅटर असेल तर त्याचं म्हणणं तर समजून घेतलं पाहिजे। शेवटी गुन्हा दाखल करणं न करणं हा नंतरचा भाग आहे।
अमरावती पुलिस आयुक्तालय द्वारा प्रकाशित 2 पुस्तकों का विमोचन भी गृह मंत्री ने किया। अमरावती जिले में अपर वर्धा डैम में इस बार भरपूर पानी है, इसलिए रबी फसल की सिंचाई के लिए किसानों को सिंचाई के लिए पानी प्रदान किया जाएगा। रबी सीजन के दौरान गेहूं, चना, अरहर, कपास, मिर्च और अन्य फसलों की सिंचाई के लिए पानी देने का प्रस्ताव है। इन फसलों के लिए समय सीमा 15 नवंबर से 31 मार्च 2022 है। लाभार्थी गेहूं और चना की बुआई नवंबर 2021 के अंत तक करें। ये फसल की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। पानी के लिए आवेदकों को अपने बकाया का 1/3 और चालू सीजन के पानी के बिल का अग्रिम भुगतान करना होगा। फसल की सिंचाई के लिए स्वीकृत क्षेत्र में नहर का पानी लेने के लिए कुएं पर किसान और किसान के बीच 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। रबी के मौसम में 2 पानी की अवधि सामान्य रूप से 20 से 25 दिन होगी। भूमि की ग्रेडिंग के अनुसार ही फसल नियोजन किया जाना चाहिए। किसानों को सुझाव दिया गया है कि मूंगफली जैसे फसलें अब तक नहीं उगाई जानी चाहिए जब तक कि हल्की मिट्टी में वैकल्पिक सिंचाई प्रणाली न हो। पानी के बिल का भुगतान नहीं करने पर पानी काट दिया जाएगा, साथ ही 10% ब्याज भी लगेगा। नहर के पानी को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी लाभार्थियों की है। लाभार्थियों को स्वीकृत क्षेत्र की सीमा तक ही पानी का उपयोग करना चाहिए। पानी की अनधिकृत खपत करने वाले किसानों पर जुर्माना होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रविवार को अमरावती का दौरा करेंगे। इस दौरान वो ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रविवार को अमरावती जिले का दौरा करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सुबह 11:30 बजे नागपुर से अमरावती आएंगे। अमरावती में वे दोपहर 1:30 बजे डॉक्टर सुनील देशमुख के बेटे की शादी में शामिल होंगे। शाम 5 बजे पीडीएमसी में ऑक्सीजन निर्मित प्रकल्प का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद शाम 6 बजे राष्ट्रीय महामार्ग का शुभारंभ करेंगे। मानवता और आदर्श जीवन चरित्र का संदेश देने वाले राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का 53वां पुण्यतिथि महोत्सव का आयोजन किया गया है। अमरावती जिले में गुरुकुंज मोजरी में उनके समाधि स्थल पर 7 दिवसीय महोत्सव में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भक्तजन शामिल हो रहे हैं। वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की पुण्यतिथि पर इस बार 7 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। 7 दिवसीय पुण्यतिथि महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्र संत की समाधि स्थल को आकर्षक और मनमोहक फूलों से सजाया गया है। साथ ही महाद्वार और प्रार्थना मंदिर को आकर्षक लाइट से सजाया गया है। 25 तारीख को तुकडोजी महाराज की पुण्यतिथि पर मौन श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस बार भी कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए भक्तों से पुण्यतिथि महोत्सव में भीड़ नहीं करने की अपील की गई है। देश विदेश से लाखों गुरुदेव भक्त हर साल पूज्य राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज के पुण्यतिथि महोत्सव में शामिल होते हैं। हालांकि इस वर्ष कोरोना की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसार पुण्यतिथि महोत्सव में कुछ ही गुरुदेव भक्त शामिल हो रहे हैं। ग्राम गीता के पठन का आयोजन किया गया है। इस पुण्यतिथि महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम 25 तारीख को शाम 4:58 पर तुकडोजी महाराज को मौन श्रद्धांजलि देने के साथ होगा, जिसका सीधा प्रसारण यूसीएन श्रद्धा पर होगा। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने सिंचाई प्रकल्प के लिए अपना जमीन देने, प्रकल्पग्रस्तों की समस्या का निवारण जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया है। अमरावती विभाग के विविध सिंचाई प्रकल्प की समीक्षा लेते हुए उन्होंने ये बात कही। राज्य मंत्री बच्चू कडू की अध्यक्षता में सिंचन भवन में विभिन्न सिंचाई परियोजना की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में विधायक प्रताप अड़सड़, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता अभय पाठक समेत अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि परियोजना से विस्थापित हुए प्रकल्प पीड़ितों को पुनर्वासित गांव में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी है। सामड़ा सौंदड़ी प्रकल्प में संपादित की जाने वाली भूमि का सर्वेक्षण होना बाकी है, इसे पूरा किया जाना चाहिए। जलाशय में पानी के मौजूदा भंडारण के कारण जलमग्न क्षेत्र से सटे कुछ इलाकों में पानी रुकने की शिकायतें मिली है। उन्होंने संबंधितों को इस पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि शाहनूर बांध की समस्या को जल्द से जल्द निपटाया जाए। किसानों ने एक बयान देकर मानसून के दौरान परियोजना से पानी छोड़े जाने के कारण खेत को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की। राज्य मंत्री ने ये भी कहा कि उचित मुआवजा पाने के लिए प्रभावित क्षेत्र के राजस्व और कृषि विभाग को संयुक्त जांच कर उचित मुआवजा की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। शाहनूर नदी बेसिन में सीमेंट तटबंध के निर्माण, अंजनगांव तालुका में भुलेश्वरी नदी के प्रवाह पर तटबंध
पुल के निर्माण, सोनगांव शिवानी किसानों के खेतों में जाने के लिए सड़क के निर्माण, ऊपरी वर्धा बांध पीड़ितों और विभिन्न परियोजना प्रभावित लोगों की विस्तृत समीक्षा की। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अमरावती न्यूज़।